चैप्टर नेम इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मिलकर किसी फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हमें न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हमारे बॉडी में दो सिस्टम पाए जाते हैं, एक होता है न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल सीक्रेट करता है, जिसे कहते हैं हार्मोन। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है, एक बॉडी से एक पॉइंट से दूसरे बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट करता है और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। न्यूरल सिस्टम क्या होता है? न्यूरल सिस्टम एक तरह की सेल से, स्पेशलाइज सेल से बना होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स से बना होता है, जो क्या करता है, सिग्नल्स को, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और उसको रिसीव करता है। जैसे कोई हाथ में अगर कोई चोट लगी तो ये स्टिमुलस जाएगा, पहले ब्रेन तक जाएगा, ठीक है, हमारे सीएनएस तक जाएगा, फिर वहाँ से दोबारा से ट्रांसमिट होगा। इसे कहते हैं सिग्नल्स को रिसीव करता है स्टिमुलस। सिग्नल्स को हम स्टिमुलस कह रहे हैं, रिसीव करेगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फिर उसको ट्रांसमिट करेगा। ये समझिए एक न्यूरॉन्स का काम होता है। इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरल सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है। जैसे हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा में क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होती है, सेल्स होती है, इनका एक नेटवर्क होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हाइड्रा में पाया जाता है न्यूरल सिस्टम में। और इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट में एक छोटा सा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ब्रेन होता है और गैंग्लिया प्रेजेंट होती है और न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट में ब्रेन, गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू होते हैं। वर्टिब्रेट्स में एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है, इसे कहते हैं न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मिलकर बने होते हैं। ये क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो आती है उसका प्रोसेसिंग इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हाथ में होता है और कंट्रोल भी इन्हीं के हाथ में होता है। जैसे हाथ में अगर चोट लगी तो हाथ से जो ब्रेन तक वो स्टिमुलस जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा कि क्या मैसेज आया है। ठीक है, वो सब देखता है, किस कौन, ब्रेन देखता है। ठीक है, ब्रेन में स्पाइनल कार्ड का काम होता है। पीएनएस क्या करता है, जितनी भी नर्व्स होती है वो यहाँ से पहुँचाता है सीएनएस तक। ठीक है, ये नर्व्स को पहुँचाएगा, एसोसिएट करेगा, सीएनएस से जोड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें दो नर्व फाइबर होते हैं। नर्व्स किस तरह से जाएंगे, नर्व फाइबर के रूप में जाएंगे। एक होती है एफरेंट नर्व फाइबर, एक होता है इफरेंट नर्व फाइबर। ठीक है, पीएनएस में दो नर्व तरह की नर्व फाइबर होती थी, एफरेंट नर्व फाइबर और दूसरी होती है इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर क्या करती हैं, इम्पल्स को मैसेज को ट्रांसमिट करेंगी टिश्यू से, हाथ से। जैसे हाथ में चोट लगी, हाथ के टिश्यू से, जहाँ पर टिश्यू में चोट लगी, जिस ऑर्गन में चोट लगी, उस ऑर्गन से ये सीएनएस तक मैसेज लेके जाएगा। ठीक है, जैसे कह रहे हैं इम्पल्स को कहाँ ट्रांसमिट कर रहा है, टिश्यू से ऑर्गन तक ट्रांसमिट कर रहा है। इफरेंट क्या करता है, इफरेंट नर्व फाइबर क्या करती हैं, और सीएनएस से जहाँ सीएनएस से कहाँ करेगा, उस टिश्यू तक करेगा, जहाँ सीएनएस से दोबारा उस इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, सीएनएस से टिश्यू तक इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है, वो इफरेंट का काम होता है। अब पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है, ये इन्फॉर्मेशन को भेजता है सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक। स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटल ऑर्गन से लगी हुई मसल्स होती हैं, उन्हें कहते हैं, हड्डी वाले पोर्शन से जो लगी हुई मसल्स होती हैं, उन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल्स। ये मैसेज भेजेगा सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक मैसेज भेजेगा। ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है, ये किसका काम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी आर्गन। जैसे स्मूथ मसल्स, जिन ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स होती हैं, या इनवॉलंटरी आर्गन होता है जो नर्वस सिस्टम के उससे काम नहीं करता है, जैसे हार्ट की बात करें, तो वहाँ पर कौन भेजेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, इतना याद रखिए। एक होता है, और एक और नर्वस सिस्टम होता है, इसे कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ये क्या करेगा, जो विसरल ऑर्गन है, बाहर के ऑर्गन है, पेरिफेरल ऑर्गन, उसमें इम्पल्स भेजता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज कॉम्प्लेक्स नर्व, जैसे फाइबर्स हो गया, गैंग्लिया हो गया, ये इन चीज से बना होता है, प्लेक्सस से बना होता है। ठीक है, ये सीएनएस से कहाँ करता है, विसरल सीएनएस से विसरल ऑर्गन में जाता है। ठीक है, ठीक है, और विसरल ऑर्गन से सीएनएस तक भेजता है।
इसका काम होता है सीएनएस से विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन से सीएनएस। न्यूरॉन 3 पार्ट से बना होता है, एक होता है सेल बॉडी, फिर होता है डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी क्या होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और कुछ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये इससे इससे ब्रांचिंग कुछ निकली हुई होती है शॉर्ट फाइबर की तरह। ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट कहला रहा है सेल बॉडी, ये सेल बॉडी कहला रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखिए ऑर्गेनेल कौन सा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो रेड कलर के छोटे छोटे हैं ये कहला रहे हैं इनिशियल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये जो ब्रांचिंग निकली हुई है इसे हम कह रहे हैं डेंड्राइट्स। ये क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स। ये देखिए यहाँ पर डेंड्राइट्स कहला रहे हैं। ये क्या करते हैं, इम्पल्स को, मैसेज को जो आता है उसको ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी की तरफ, ऐसे सेल बॉडी की तरफ मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। सेल बॉडी की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इससे एक लॉन्ग फाइबर निकली हुई होती है, लॉन्ग फाइबर निकली हुई होती है, इसे हम कहते हैं ये जो कहला रहा है इसे हम कहते हैं एक्सॉन, ये एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। ये कहलाता है एक्सॉन, जो लॉन्ग फाइबर इसे हम कह रहे हैं ये एक्सॉन कहला रहा है। अब एक्सॉन का जो लास्ट पार्ट होता है, इसे नीचे वाला पार्ट वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ब्रांच होता है एक्सॉन का, नीचे वाला पार्ट होता है ब्रांच होता है, और हर ब्रांच एक बल्ब लाइक का स्ट्रक्चर बना लेता है, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नोब। हर ब्रांच में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, इसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इसमें कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। जैसे ही देखिए ये क्या करता है, एक्सॉन का क्या काम होता है, नर्व को दूसरे सेल बॉडी में ट्रांसमिट करना, ठीक है। नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर, सेल बॉडी से दूर भेजना, ठीक है। इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर भेजना, इसका काम होता है सेल बॉडी से दूर भेजना इम्पल्स को। टू सिनेप्स या न्यूरोमस्कुलर, सिनेप्स क्या होता है, जहाँ पर दो न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सिनेप्स, या सिनेप्स मतलब जुड़ना, ठीक है, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। देखिए नंबर ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के हिसाब से ये न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है मल्टीपोलर, जिसमें मल्टीपोलर क्या होता है, इसमें एक एक्सॉन होगा और 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है। मल्टीपोलर जैसे ये वाला, ये कौन कैसा है, ये एक्सॉन कैसा है, ये न्यूरॉन कैसा है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। ये याद रखना कहाँ पर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाईपोलर की बात करें, बाईपोलर एक एक्सॉन होगा, और बाई मतलब दो सेल बॉडी से 2 वो निकली होंगी, ठीक है। एक होंगी एक्सॉन, एक डेंड्राइट होगा, ठीक है। ये कहाँ पर जाता है, रेटिना ऑफ आई की रेटिना में प्रेजेंट होता है। एक होता है यूनिपोलर, इसमें सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, इसमें कोई डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। अब एक्सॉन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड एक्सॉन, एक होता है नॉन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर के हिसाब से बांटा गया है एक्सॉन को 2 टाइप में। ये देखिए, ये जो ऊपर से जो कवरिंग है इसे हम कह रहे हैं श्वान सेल्स है। ये जो पिंक कलर की जो कवरिंग दी हुई है इसमें, ठीक है, एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग है ये इसे हम कह रहे हैं श्वान सेल्स, ठीक है। जिनमें श्वान सेल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे, जिनमें श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड, ठीक है। इनमें श्वान सेल्स, ये देखिए ये जो कवरिंग है पिंक कलर की, इसे श्वान सेल्स कहते हैं। इनमें श्वान सेल्स प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। और जिनमें श्वान सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में जो इनके बीच में जो गैप है, ये गैप, इनके बीच में जो गैप है इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर, नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, इनके बीच में जो गैप है, दो श्वान सेल्स के बीच में, 2 श्वान सेल्स के बीच में जो गैप है इसे क्या कह रहे हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड स्पाइनल
माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ पाए जाएंगे, नर्व फाइबर कहाँ पाए जाएंगे, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, मतलब सीएनएस में, सीएनएस में प्रेजेंट होंगे क्या, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अनमाइलिनेटेड कहाँ पाए जाएंगे, श्वान सेल्स डज नॉट फॉर्म माइलिनेटेड, ठीक है, यहाँ पर श्वान सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। माइलिनेटेड स्पाइनल एंड क्रेनियल, इसका मतलब सीएनएस में प्रेजेंट होंगे, और अनमाइलिनेटेड ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। जनरेटिंग एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। न्यूरॉन जब कोई इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता है तो वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, उस स्टेज को कहते हैं रेस्टिंग स्टेज। उस टाइम वो आराम कर रहा होता है, ठीक है। उस टाइम जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वो पोटेशियम आयन के लिए परमीबल होती है, कि मतलब पोटेशियम आयन वो उस मेम्ब्रेन से आर पार जा सकता है, ठीक है। और सोडियम आयन के लिए इम्परमीबल होती है, कि सोडियम आयन नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन से। और इम्परमीबल टू निगेटिव प्रोटीन्स के भी इम्परमीबल होती है, कि प्रोटीन्स भी पास नहीं हो सकते। ये देखिए, ये एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर जो है, अंदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन और निगेटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो ये पोटेशियम आयन के लिए परमीबल है, फिर भी अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम आयन पाया जाता है, और बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इसलिए क्या कहते हैं, अंदर की तरफ निगेटिव प्रोटीन की वजह से अंदर की तरफ चार्ज जो है निगेटिव हो जाता है, और बाहर की तरफ सोडियम आयन इस वजह से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। और ये पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल होती है, पोटेशियम आयन पास आर पार हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, कि ये जो निगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज आया है, इस चार्ज को मेंटेन रखने के लिए एक इसके पास एक पंप होता है, इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम आयन को बाहर से अंदर की तरफ लेके आ नहीं 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ लेके जाता है, सेल के अंदर से एक्सोप्लाज्म से बाहर की तरफ लेके जाता है, और 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेके आता है, कि जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर अंदर हुआ तो कहीं निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कहीं मेंटेन बिगड़ ना जाए, ठीक है। उसको चेंज को रोकने के लिए ये इस तरह करता है, ठीक है। ये एक पंप होता है इसके पास जो मेंटेन रखता है। एक्सोप्लाज्म में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ, और बाहर लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन कम होता है अंदर की तरफ। और फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, एंड 10 फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब चेंज, ठीक है। ऊपर बाहर, इससे क्या होता है, इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, 70 वोल्ट, -70 वोल्ट। अब अगर जनरेशन की बात करें, नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस यहाँ पर आया, साइट ए पर, यहाँ पर जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है तो ये क्या करता है, इसकी जो परमिबिलिटी पोटेशियम आयन के लिए थी, वो तुरंत ही जैसे ही इससे टच होता है, स्टिमुलस यहाँ पर ऐसे टच हुआ, जैसे ही टच होता है इस एक्सॉन से, वैसे ही इसकी परमिबिलिटी तुरंत चेंज हो जाती है, ठीक है। ये पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो जाता है, और पोटेशियम आयन के लिए इम्परमिएबल हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम आयन क्या करता है, तुरंत पास होने लगता है। जैसे सोडियम आयन पास होगा, बाहर से अंदर आएगा, तो अंदर सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जो इसका जो आयन था बाहर की तरफ निगेटिव था, और बाहर की तरफ पॉजिटिव था, और अंदर की तरफ निगेटिव था। तो यहाँ पर जैसे सोडियम आयन खूब ज़्यादा मात्रा में अंदर आ गया, तो इसकी जो परमिबिलिटी वो चेंज हो जाती है, अंदर की तरफ निगेटिव होने लगता है, देखिए अंदर की तरफ पॉजिटिव होने लगता है, देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया, यहाँ से सोडियम आयन जैसे अंदर आए, देखिए आ रहा है, यहाँ से सोडियम आयन अंदर आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर अंदर की तरफ पॉजिटिव होने लगता है, बाहर की तरफ निगेटिव होने लगता है, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव निगेटिव है, बिकम निगेटिवली चार्ज, एंड इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है, पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब इसको आगे ट्रांसमिट करना है, इसको अब कंडक्शन करना है। जनरेशन तो हो ही गया, जनरेट हो गया यहाँ पर इम्पल्स, अब इसको कंडक्ट करना है, इसको आगे की तरफ बढ़ाना। आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, जैसे चार्ज करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर साइड ए पर चेंज हो गया, यहाँ से
करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अंदर की तरफ फ्लो हुआ। अब इसको सर्किट को पूरा करने के लिए बाहर की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव, बाहर की तरफ ऐसे फ्लो करेगा। इस तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे ही करंट आगे की तरफ बढ़ता है, करंट बढ़ा इसका मतलब स्टिमुलस टच हुआ, स्टिमुलस जैसे करंट बढ़ा वैसे स्टिमुलस साइड बी पर टच होता है। जैसे साइड बी पर इस साइड पर जैसे ही स्टिमुलस टच हुआ तो ये साइड क्या करती है, ये अपनी परमिबिलिटी तुरंत चेंज कर देती है। ठीक है, यहाँ पर अभी तक पोटेशियम ही आयन की परमिबिलिटी थी, पर यहाँ पर क्या होता है, तुरंत जैसे ही यहाँ पर ये टच होता है, करंट यहाँ पर फ्लो होता है, तो यहाँ पर सोडियम आयन की परमिबिलिटी बढ़ जाती है और सोडियम आयन अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इस जगह पर सोडियम आयन अंदर जाने लगते हैं। इससे क्या होगा, सोडियम आयन अंदर जाएंगे तो अंदर की तरफ पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद फिर करंट फ्लो करेगा, एक सर्किट पूरा करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा आगे की तरफ, वैसे ही यहाँ पर परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ सोडियम आयन अंदर जाने लगेंगे। ठीक है, इसी तरह अंदर की तरफ बाहर ये कंडक्ट होता रहेगा। ठीक है, सोडियम आयन को जो परमिबिलिटी होती है वो शॉर्ट, बहुत कम समय के लिए होती है, क्योंकि आगे की तरफ तुरंत इम्पल्स आगे की तरफ कंडक्ट हो जाता है, फिर परमिबिलिटी वो अपने उस पर आ जाती है, पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी बढ़ जाती है और अंदर की तरफ जो प्रोटीन होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाता है और फिर वेट करता है कि फिर से कोई स्टिमुलस आएगा, फिर उसका हम रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का ट्रांसफ़र एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरीके से होता है। जैसे दो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के बीच में जहाँ पर जुड़े हुए होते हैं उसे हम कहते हैं सिनेप्स। जहाँ पर दो न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं उन्हें सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स दो लेयर से मिलकर बना होता है। एक जो सिनेप्टिक नोब की जो लेयर होती है, एक्सॉन की जो लेयर होती है लास्ट पार्ट, उसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कहेंगे, और दूसरा न्यूरॉन के लेयर को कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, इनके बीच में कई न्यूरॉन्स में जगह पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के आधार पे न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिक सिनेप्स, एक होते हैं केमिकल सिनेप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स में इन दोनों के बीच सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं प्रेजेंट होता है, बहुत कम जगह होती है, तो उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है। देखिए इलेक्ट्रिक सिनेप्स में क्या होता है, ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स वेरी क्लोज, एकदम पास पास होते हैं, तो इसमें जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। ठीक है, इसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन ऐसे होता है जैसे वो एक ही न्यूरॉन हो। सिनेप ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिक सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्टिंग अलॉन्ग सिंगल न्यूरॉन। ऐसे लगता है कि एक ही न्यूरॉन में जैसे इम्पल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होते हैं वो फास्ट ट्रांसमिशन करते हैं केमिकल सिनेप्स से। ठीक है, इनमें ट्रांसमिशन इम्पल्स का फास्ट होता है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स हमारी बॉडी में रेयरली पाए जाते हैं, मतलब प्रेजेंट होते ही नहीं है। और केमिकल सिनेप्स की बात करें, केमिकल सिनेप्स में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती हैं, उनमें उनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ था, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है वहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, इसे कहते हैं सिनेप्टिक फ्लूइड। ठीक है, केमिकल को हम क्या कहते हैं, अब जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन करेगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन करने के लिए एक्सॉन के जो टर्मिनल होते हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, ये हो गया सिनेप्टिक लोब। ठीक है, ये सिनेप्टिक लोब होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, इसमें क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ये जो गोल गोल हैं ये कहलाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ये देखिए ये लेयर कहलाती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये दूसरे मेम्ब्रेन के जो डेंड्राइट्स होते हैं उनकी लेयर कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो जगह प्रेजेंट है ये कहलाती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर टर्मिनल पर कोई ट्रांसमिशन आया, ठीक है, कोई इम्पल्स आता है, जैसे यहाँ पर कोई इम्पल्स आया, ये इम्पल्स जैसे यहाँ एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचता है तो ये मूव करने लगती हैं। ठीक है,
ये जो है ये सिनेप्टिक वेसिकल्स से मूव करने लगती है। मूव करते करते कहाँ जाती है, यहाँ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आके चिपक जाती है और नीचे की तरफ खुल जाती है। जैसे चिपकती है और नीचे की तरफ खुल जाती है, ठीक है। नीचे खुलती है तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। और जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं। जो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स इनको कैच कर लेते हैं। रिसेप्टर्स जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इसमें टच होता है रिसेप्टर्स के ऊपर, तो ये जो इम्पल्स है ये इसमें कंडक्ट हो जाती है, इम्पल्स इसमें कंडक्ट हो जाती है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन में कंडक्ट हो जाती है। देखिए पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में केमिकल कार्ड न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ट्रांसमिट इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है सिनेप्स के द्वारा, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वेजिकल्स, सिनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं जिनमें क्या भरा हुआ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही कोई इम्पल्स आता है अराइव एक्सॉन टर्मिनल्स पे, जैसे ही कोई इम्पल्स आता है वो इम्पल्स क्या करता है, इनको स्टिमुलेट करता है और मूवमेंट होती है इसमें, सिनेप्टिक वेजिकल्स में मूवमेंट होगी, टुवर्ड द मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे और फ्यूज़ कर जाएंगे किसमें, इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। इस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद अंदर की तरफ खुल जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर को अंदर की तरफ रिलीज़ कर देंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा ये जाके बाइंड हो जाएगा किससे, रिसेप्टर्स से जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन जो कहलाती है, ठीक है। फिर ये बाइंड हो जाते हैं, जैसे ही ये बाइंड होते हैं तो ये चैनल एंट्री कर देता है, वैसे ही ये ट्रांसमिट हो जाता है, इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे में और आयन की एंट्री होने लगती है, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन की एंट्री होने लगती है, ठीक है। नए पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। यह हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और जितने भी काम होते हैं उसका कमांड करता है। जैसे हमारी बॉडी का मूवमेंट हो गया, बैलेंस हमारी बॉडी का हो गया, और जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं इनका फंक्शन करना, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा होता है। हमारे इमोशंस के मेंटेन करना, हमें भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, और सर्केडियंस रिदम को मेंटेन करना, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीशन कराना, ये सारा काम किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा होता है। हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस सब ब्रेन के द्वारा होता है। ब्रेन को एक बोन से बनी हुई एक कवरिंग के अंदर रखा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्कल, ठीक है। ब्रेन के ऊपर जो इस बोन की कवरिंग होती है उसे हम स्कल कहते हैं। अब ब्रेन के ऊपर एक कवर होता है उसे कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है। क्रेनियल मेनिंजेस 3 लेयर की होती है। एक होता है फर्स्ट ऊपर की लेयर, आउटर लेयर क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर, मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं, अरेकनॉइड, एंड इनर लेयर को हम कहते हैं पायामीटर, ठीक है। पायामीटर जो है ब्रेन के से जुड़ी हुई होती है, विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन से जुड़ी हुई होती है पायामीटर, ठीक है। अब ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन, एंड थर्ड इज हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन मतलब लास्ट वाला, फोर ब्रेन पहले वाला, मिड ब्रेन, ठीक है। ये देखिए ये कहलाता है फोर ब्रेन, ये वाला पार्ट, और फिर ये मिड ब्रेन यहाँ पर, और ये हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। फोर ब्रेन के 3 पार्ट, ज़्यादा मेजर पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम मेजर पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। अब ये सेरिब्रम जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये सेरिब्रम, जैसे ये सेरिब्रम है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट होते हैं 2, इसे हम क्या कहते हैं, इस तरह से डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ये सेरिब्रम हो गया, एक ये हो गया, इसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दूसरा ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक बीच में नर्व्स के द्वारा, नर्व्स के द्वारा, ये नर्व है, ये नर्व्स होगी, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। एक नर्व के द्वारा कनेक्ट होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अगर हम एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो इसके
जो ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, जो कवर होती है, कवरिंग होती है ऊपर का, तो ऊपरी पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऊपरी पार्ट को हम कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, नीचे वाले पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को कहेंगे सेरिब्रल मेडुला, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो मुड़ी हुई होती है, ऐसे ऐसे फोल्डिंग में बनी होती है, ऐसे ऐसे फोल्डिंग में बनी होती है। जैसे हम ऊपर की बात करें, यहाँ फिगर में हम देख लेते हैं, ये जो फोल्डिंग है ऊपर वाली, ये क्या हो रही है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है, और इसके अंदर जो पार्ट है वो कहलाता है सेरिब्रल मेडुला। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दिखाया गया है, ठीक है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, यहाँ से ये जुड़ी हुई है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम कह रहे हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस तरह का होता है, ग्रे कलर का होता है, ठीक है। देखिए सेम इसलिए ग्रेइश अपीयरेंस होती है, ठीक है, इसीलिए इसको कह रहे हैं ग्रे मैटर कहते हैं, ग्रेइश अपीयरेंस। कॉर्टेक्स क्या होती है, यहाँ पर सेल बॉडीज होती है। कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होती है, सेल बॉडीज, और बहुत सारी जब सेल बॉडीज जुड़ के एक कंसनट्रेटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका कलर किसकी वजह से ग्रे होता है, सेल बॉडीज की वजह से होता है। इसमें कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो सेल बॉडीज किस एरिया का फॉर्मेशन करते हैं, एक होती है मोटर एरिया, ठीक है, एक सेंसरी एरिया, और एक और एरिया पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड एरिया, ठीक है। 3 एरियाज प्रेजेंट होते हैं, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड एसोसिएटेड एरिया। एसोसिएटेड एरिया ना ही मोटर होती है ना सेंसरी होती है, ठीक है। एसोसिएटेड एरिया का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, मेमोरी का काम करता है, और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन का काम करता है। एसोसिएशन एरिया क्या करेगा, मेमोरी का काम करेगा, एसोसिएशन कम्युनिकेशन का काम करेगा, ठीक है। एसोसिएटेड एरिया ना ही सेंसरी है, ना इधर सेंसरी ना ही मोटर है। सेंसरी एरिया दूसरा होता है, मोटर एरिया दूसरा होता है, और एसोसिएटेड एरिया ना ही सेंसरी एरिया होता है ना ही मोटर एरिया होता है, ठीक है। और जो फाइबर्स, जब ये जैसे ये सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी से जो फाइबर निकला है, ये फाइबर जो है इनर पार्ट का फॉर्मेशन करता है। सेल बॉडी से जो और फाइबर निकलेंगे, एक्सॉन एक्सॉन, ये क्या करेगा, इनर पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, सेरिब्रम के इनर पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये लिखा है फाइबर ऑफ ट्रैक कवर्ड बाय द माइलिन शीट, क्योंकि एक्सॉन माइलिन शीट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अंदर का पार्ट वाइट होता है, इसे कहते हैं वाइट मैटर, ठीक है। अब सेरिब्रम की बात होगी, अब थैलेमस की बात करते हैं। सेरिब्रम जो है थैलेमस के ऊपर रहता है, एक जैसे ये थैलेमस है, ये थैलेमस हो गया, ये बन गया थैलेमस, ठीक है। इसके ऊपर ये सेरिब्रम ऐसे लिपटा हुआ होता है, ऐसे लिपटा हुआ होता है, ठीक है। सेरिब्रम ये थैलेमस हो गया, इसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, ऊपर सेरिब्रम इसके ऊपर ऐसे लिपटा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, थैलेमस के ऊपर लिपटा हुआ होता है, ठीक है। थैलेमस का काम क्या होता है, थैलेमस का वर्क है कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये जो सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं और मोटर सिग्नल्स आ रहे हैं उनको जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। सेंसरी सिग्नल्स का कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। अब इस थैलेमस के नीचे एक और पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, लाइज बेस ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। अब हाइपोथैलेमस में कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं, जो कुछ सेंटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल करेंगे, और ईटिंग और ड्रिंकिंग मतलब भूख का लगना और प्यास का लगना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो कुछ हार्मोन का सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन का भी सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, सिक्रीट्स हार्मोन, ठीक है। ये किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन।
जो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसे सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर का पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रल मेडुला, जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट जो वाइट अपीयरेंस है, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और कुछ एरियाज होते हैं, कुछ और एरियाज प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं एमाइगडाला या हिप्पोकैम्पस। ये सेरिब्रल मेडुला अंदर का पार्ट वाइट वाला, और एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, इसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब बनाते हैं। जैसे इसको हम लिख के बता देते हैं। इनर पार्ट प्लस एमाइगडाला किसका फॉर्मेशन करते हैं? लिम्बिक सिस्टम का, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अब ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर, लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस, ये क्या करते हैं? ये मिलकर हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर क्या करते हैं? हमारे सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इमोशंस और मोटिवेशन को, एक्साइटमेंट जैसे हो गया, प्लेजर हो गया, डर, फेयर को, ये सब किसके द्वारा होता है? लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ठीक है। यह हुई फोर ब्रेन की बात। अब हम मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन में क्या होता है? मिड ब्रेन थैलामस या हाइपोथैलेमस और पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, मतलब जो थैलामस के बीच में और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। पोन्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो पोन्स के बीच में और थैलामस या हाइपोथैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक कैनाल होती है, इसे कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो क्या करता है? मिड ब्रेन के बीच से पास होता है, ठीक है। डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, मतलब मिड ब्रेन का पीछे वाला पार्ट, पीछे वाले पार्ट में चार स्वेलिंग पाई थी, जिसे कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है। ये मिड ब्रेन की बात होगी। हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन के। हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होंगे, एक होंगे पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, इसे हम कहते हैं मेडुला ओब्लांगाटा भी कहते हैं। पोन्स में बहुत सारे फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं ब्रेन को और डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट रीजन से ब्रेन के डिफरेंट रीजन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है? एडिशनल स्पेस करता है और न्यूरॉन्स के लिए, जैसे बाकी जो न्यूरॉन्स हैं उनके लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं। सेरिबेलम क्या करता है? एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करेगा। सेरिबेलम एडिशनल स्पेस। और मेडुला ऑब्लांगाटा में फाइबर ट्रैक नहीं, पोन्स में क्या होते हैं? फाइबर ट्रैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है। और मेडुला क्या करता है? स्पाइनल कार्ड के द्वारा कनेक्ट होता है, ब्रेन से स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। मेडुला में जैसे मैंने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पाया जाता है, और कार्डियोवास्कुलर सेंटर, गैस्ट्रिक सेक्रेशन, ये सब कहाँ? मेडुला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक होता है ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन एक होता है मिड ब्रेन का, और पोन्स ऑफ एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करेंगे। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा, ये किसका? ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रेन स्टेम ये क्या करता है? ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। ये बात होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ये ब्रेन है, ठीक है, समझाने के लिए बताया। ब्रेन, ये पूरा ब्रेन है। ब्रेन का ये पार्ट है, इतना पार्ट कहला रहा है फोर ब्रेन। ये इतना पार्ट फोर ब्रेन है। ये वाला पार्ट कहला रहा है फोर ब्रेन। और ये मिडिल पार्ट हो गया, मिड ब्रेन हो गया, और ये हो गया हाइंड ब्रेन, ठीक है, ये हाइंड ब्रेन हो गया। अब अगर हम बात करें फोर ब्रेन के तीन पार्ट, एक ये हो रहा है, ये वाला पार्ट जो ये हो रहा है, ये थैलामस नहीं, ये सेरिब्रम हो गया, ये सेरिब्रम, ऊपर ये थैलामस के नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन में
मिड ब्रेन क्या बताते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाना, ये 4 देखिए स्वेलिंग है, स्वेलिंग 4 है, 1 2 3 4 पीछे की तरफ है, इसे कह रहे हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाना। और ये बीच में एक्विडक्ट जा रही है, सेरिब्रल एक्विडक्ट कह रही है, सेरिब्रल एक्विडक्ट है। और ये हो गया हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, पोन्स सेरिबेलम मेडुला, ठीक है। ये हो गया माइंड ब्रेन का पार्ट। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, जब भी हमारा हाथ पैर या किसी कोई भी चीज़ पॉइंटेड चीज़ पर पड़ता है, पॉइंटेड या गर्म कोल्ड या पॉइंटेड चीज़ पर पड़ता है, तो हम उस हाथ को हम हटा लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स पाथवे, जहाँ से ये नर्व्स होके जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स पाथवे। रिफ्लेक्स पाथवे में एक एफरेंट न्यूरॉन्स होना चाहिए, एक इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, जो उस रिसेप्टर को लेके आए, ठीक है। एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और सिग्नल को भेजेगा कहाँ तक, वहाँ सीएनएस तक भेजेगा। और इफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, सीएनएस से सिग्नल को लेके आएगा कहाँ तक, जहाँ पर रिसेप्टर रिसीव हुआ होगा, ठीक है, सीएनएस टू इफेक्टर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, नी जर्क का एग्जांपल दिया है। ये देखिए एग्जांपल में क्या है, एक हथौड़ा है छोटा सा, उस हथौड़े को कहाँ पर, नी पे मारा जा रहा है, नी पे टच किया जा रहा है, उस हथौड़े को नी पे टच किया जा रहा है, यह नी। जैसे ही टच होता है वैसे यहाँ पर जो मसल्स होती हैं, ठीक है, इस पैर की जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स में क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, मसल स्पिंडल, ये रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इसको रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक है, और इस सिग्नल को भेजते हैं कहाँ पर, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं कि हाथ हथौड़ा पड़ रहा है, हमारे पैर पर चोट लग रही है, तो इसको सिग्नल क्या करेंगे, इस चोट को, इस सिग्नल को रिसीव करेंगे और भेजेंगे एफरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा। ये होते हैं ये एफरेंट न्यूरॉन है, उसके द्वारा कहाँ पर भेजेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट में, स्पाइनल कार्ड में। ये है स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड है, इसमें भेजते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जा रहा है, सीएनएस के द्वारा जा रहा है, ठीक है, यहाँ स्पाइनल कार्ड में आया, ठीक है। ये हो गया मसल स्पिंडल एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। इसे कहते हैं, ये ऊपर वाला स्पाइनल कार्ड का ऊपर वाला पार्ट है, इसे कहते हैं डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, गैंग्लियन का डोर्सल रूट। और ये हो गया वेंट्रल रूट, ये वेंट्रल रूट कहलाता है, ये वेंट्रल रूट कहलाता है, ठीक है। डोर्सल रूट से आता है मोटर्स, ये मोटर न्यूरॉन्स होंगे जो मैसेज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और मैसेज को वापस लेके जाने में फिर ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को वापस लेके जाते हैं, वापस लेके जा रहे हैं, ठीक है, वापस लेके जा रहे हैं किसके द्वारा, इफरेंट पाथवे के द्वारा। ये हो गया एफरेंट पाथवे, हो गया इफरेंट, ये कहलाता है इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं, यहाँ पर मोटर एंड प्लेट होती है, मैसेज जहाँ पर यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो मैसेज को रिसीव करते हैं, मैसेज को दोबारा छोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, मोटर एंड प्लेट। जैसे यहाँ पर ये मोटर एंड प्लेट पे आता है, ठीक है, तो वैसे ही ये हमारा पैर रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स क्या करेगा, पैर वहाँ से हटेगा, देखिए हट रहा है, वहाँ से पैर हट रहा है, पैर यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ हट गया, तो क्या कहलाया, ये कहलाता है रिस्पॉन्स, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इफरेंट फाइबर, इफरेंट न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स। एक रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर देखिए इसमें क्या क्या होता है हम बता देते हैं, रिसेप्टर, एफरेंट न्यूरॉन, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक, इसके बाद इफरेंट न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, फिर हो जाएगा इफेक्टर, रिसेप्टर और इफेक्टर मोटर एंड प्लेट, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, हमारी बॉडी में वो कुछ ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी आसपास के कोई भी चेंज को पहचानते हैं। किसी भी तरह का चेंज होता है एनवायरनमेंट में तो उसका सिग्नल सीएनएस तक भेजते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में जैसे नोज़ हो गया, नोज़ क्या करता है, स्मेल को पहचानता है,
टंग क्या करता है, टेस्ट को पहचानता है। इसी तरह हमारी बॉडी में आइज़ होते हैं, आइज़ और ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। नोज़ में जो सेंस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये 3 तरह की सेल से बने होते हैं, ठीक है। जो बाहर की तरफ एनवायरनमेंट की तरफ ब्रॉड बीन लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, ब्रॉड बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ब्रॉड बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। इसका कनेक्शन किससे होता है, ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से होता है। अब टंग की बात करते हैं। टंग, नोज़ एंड टंग दोनों केमिकल्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे टंग की बात करें तो ये क्या करता है, टेस्ट का डिटेक्शन करता है। यहाँ इसमें जो किसके थ्रू करता है, टेस्ट बड के थ्रू टेस्ट का डिटेक्शन करता है। इसमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं तो उसे गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। वैसे ही हम आई की बात करते हैं। आई क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन, हमारे देखने में हेल्प करता है। ईयर्स क्या करता है, सुनने में हेल्प करता है, ठीक है। और आई की बात करें, हमारे बॉडी में एक पेयर आई प्रेजेंट होती है, जो स्कल में एक सॉकेट होता है, इसे कहते हैं ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। अब पार्ट्स ऑफ, अगर हम आई की बात करें, आई 3 लेयर से बनी होती है। देखिए स्फेरिकल होती है, ये 3 स्फेरिकल और बॉल शेप होती है, ठीक है। ये 3 लेयर से बनी होती है। पहली होती है ऊपर की स्क्लेरा, फिर कोरॉइड और इसके बाद रेटिना, स्क्लेरा कोरॉइड रेटिना, ये स्क्लेरा कोरॉइड रेटिना। देखिए आगे का पोर्शन होता है 1/3, आगे का पोर्शन स्क्लेरा का आगे का पोर्शन एक पारदर्शी स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे कहते हैं कॉर्निया। ये स्क्लेरा है, स्क्लेरा का आगे का पोर्शन क्या कहला रहा है, ये पोर्शन कहला रहा है कॉर्निया, इसे हम कहते हैं ये कॉर्निया कहलाता है। मिडिल लेयर क्या कहलाती है, कोरॉइड। कोरॉइड कैसी होती है, ब्लूइश कलर की होती है, ये ब्लूइश कलर की है। इसमें देखिए कोरॉइड ब्लूइश कलर की होती है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स, इसमें क्या ब्लड वेसल्स हो रहा है, कोरॉइड लेयर में ब्लड वेसल्स आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये ब्लूइश कलर की होती हैं। पोस्टीरियर थर्ड पर देखिए पीछे का पार्ट देखिए पतला है, और ये वाला पोर्शन आगे मोटा हो गया, ये भी कोरॉइड का पार्ट है, ठीक है। पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ फाइबर इज थिन। पीछे का पार्ट कोरॉइड का पीछे का पार्ट क्या है, पतला है, और आगे थिक हो गया, मतलब मोटा हो गया, कि इसका फॉर्मेशन करता है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी किससे बनी होती है, कोरॉइड लेयर से बनी होती है। अब ये सिलियरी बॉडी आगे की तरफ एक्सटेंड करती है और किसका एक पारदर्शी स्ट्रक्चर बनाती है, इसे कहते हैं आइरिस। आइरिस का फॉर्मेशन भी कोरॉइड लेयर से होता है, ठीक है। अब ये जैसे 2 आइरिस हैं, ये बता देते, ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस है और ये आइरिस। इसके बीच का जो ये खाली स्थान इसे कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं प्यूपिल। इसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। इट्स कॉल्ड अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल का डायमीटर किससे बढ़ेगा, आइरिस के खींचने से बढ़ेगा, ठीक है। अब रेटिना की बात करते हैं, इनर लेयर, सबसे लास्ट लेयर कौन सी है, रेटिना, ठीक है। ये 3 तरह की सेल्स होती है इनमें, एक होती है गैंग्लियन सेल्स, बाईपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स, ठीक है। फोटोरिसेप्टर सेल्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कॉन्स। ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन प्रेजेंट होती है इनमें, इसे कहते हैं फोटो पिगमेंट, ठीक है। जब डे लाइट होगी, डे लाइट के विजन को कौन सा फोटो रिसेप्टर वो करेगा, कि फंक्शन करेगा, कौन डे लाइट में कौन सा फोटो रिसेप्टर फंक्शन करेगा, कौन पर फंक्शन करेंगे, और रात में ट्विलाइट में या कम लाइट में क्या रहेंगे, रॉड फंक्शन करेगा, ठीक है। कम लाइट में रॉड फंक्शन करेगा और ज़्यादा लाइट में कौन का फंक्शन होगा, ठीक है। रॉड में एक प्रोटीन होती है, इसे कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल कहते हैं, ठीक है। इसमें रोडोप्सिन किसका होता है, विटामिन ए का। रोडोप्सिन विटामिन ए का डेरिवेटिव है, रोडोप्सिन विटामिन ए का डेरिवेटिव, मतलब विटामिन ए इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जो 3 अलग अलग तरह के फोटो पिगमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे रेड कलर का और ग्रीन कलर और ब्लूइश कलर के फोटो पिगमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट कलर का सेंसेशन अगर अलग अलग बार होता है, बहुत सारे कलर जो बनते हैं वो इन तीनों कलर्स से मिलने से बनते हैं, इन तीनों कलर्स के मिलने से बनते हैं। अगर ये तीनों कलर एक सेम मात्रा में, अगर 1:1:1 अगर ये तीनों कलर आ जाएँ तो
अगर सेम मात्रा में आ जाए तीनों तो वाइट कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स जहाँ से निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व्स आई से बाहर निकलती हैं, उस एरिया को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, उस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रोड या कोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉट प्रेजेंट एनी रीजन। फोटो रिसेप्टर्स, कोई भी फोटो रिसेप्टर या रोड या कोन्स कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर, ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा ऊपर एक येलोइश पिगमेंट होता है, जिसे कहते हैं मैकुला ल्यूटिया। इसे मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। ये मैकुला ल्यूटिया का जो सेंटर पार्ट होता है उसे कहते हैं फोविया। ठीक है, फोविया क्या होता है? थिन्ड आउट पोर्शन, एक पोर्शन होता है रेटिना का। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैकुला ल्यूटिया में फोविया पोर्शन होगा, यहाँ पर सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होंगे। अगर हमें कोई चीज़ सबसे अच्छी, बहुत अच्छे से विजुअल देखना है उसका, तो हमें कहाँ पर लाइट जानी चाहिए? लाइट को यहाँ पर कोन्स में जानी चाहिए। ठीक है, अब जो लेंस और कॉर्निया के बीच की जो जगह होती है उसे कहते हैं एक्वस चैम्बर। ठीक है, वहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, इसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और जो लेंस और रेटिना के बीच में जो जगह होती है, खाली जगह, उसे कहते हैं विट्रस चैम्बर। इसमें एक ट्रांसपेरेंट जेल भरा होता है, इसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अब मैकेनिज्म की बात करें, लाइट रे देखिए, लाइट रे पहले किस में आएगी? कॉर्निया से, कॉर्निया से लेंस पे पड़ेगी, लेंस से फिर वो रेटिना पे फोकस होगी, फोकस कहाँ होगी? रेटिना पर। तो कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, अब क्या करेगी? इम्पल्स जनरेट करेगी और रॉड और कौन से में इम्पल्स जनरेट करेगी। इससे क्या होगा? फोटो जो कंपाउंड है, फोटो पिगमेंट क्या करते हैं? रोडोप्सिन, वो ब्रेक हो जाता है। ऑप्सिन और रेटिनल एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, वो जो विटामिन ए का डेरिवेटिव था वो क्या करता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं और रोडोप्सिन ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर रोड अलग हो जाएगा और ऑप्सिन अलग हो जाएगा, और ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन चेंज हो जाएगा। इससे मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज होती है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यही सिग्नल के रूप में, जिससे एक सिग्नल बनता है, और ये सिग्नल कहाँ जाएगा? गैंग्लियन सेल्स में जाएगा थ्रू बाईपोलर। ये सिग्नल कहाँ जाएगा? पहले बाईपोलर सेल में जाएगा, पहले बाईपोलर सेल से इससे फिर गैंग्लियन में जाएगा, फिर गैंग्लियन। अभी गैंग्लियन क्या करेगा? इससे इम्पल्स जनरेट करेगा और ट्रांसमिट करेगा कहाँ? विजुअल कॉर्टेक्स एरिया भेजेगा, किससे? कॉर्टेक्स एरिया में भेजेगा। ठीक है, कॉर्टेक्स एरिया में भेजेगा, ब्रेन के सीएनएस के कॉर्टेक्स एरिया में, जहाँ पर उस इम्पल्स का एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद उसके हिसाब से इमेज फॉर्मेशन होगी, उसके हिसाब से इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब हम बात करते हैं ईयर की। द ईयर दो काम करता है, एक होता है हियरिंग, सुनना, और दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, एयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। ये 3 पार्ट हो गए। आउटर एयर में क्या क्या होता है? एयर पिन्ना होता है जो बाहर की तरफ होता है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है, कैनाल, जो कैनाल कहाँ तक? मिडिल एयर तक होती है। ठीक है, जैसे इस फिगर में देख लीजिए, ये हो गया एयर पिन्ना, इट इज कॉल्ड एयर पिन्ना, ये हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक है, अब एयर पिन्ना एयर पिन्ना क्या करता है? जो हम सुनते हैं वो वाइब्रेशन को, कोई भी आवाज़ बाहर आती है उसके वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, साउंड के वाइब्रेशन कलेक्ट करता है, उसको अंदर की तरफ लेके जाता है, लीड्स इनवर्ड, और फिर अंदर की तरफ जहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस ख़त्म होती है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, उसे हम एयर ड्रम भी कहते हैं। ठीक है, एयर पिन्ना में कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और कुछ ग्लैंड होती हैं जो वैक्स सिक्रीट करती हैं। ठीक है, बाहर की तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ स्किन से ढकी हुई होती है। ठीक है, बाहर की तरफ ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनी होती है, कनेक्टिव से बाहर की तरफ स्किन से कवर्ड होती है, और अंदर की तरफ म्यूकस लगा होता है, अंदर की तरफ म्यूकस होता है। मिडिल एयर में 3 ऑस्किल्स पाई जाती हैं, मतलब बोन्स पाई जाती हैं, इसे कहते हैं एयर ऑस्किल्स। 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसे कहते हैं
एयर ऑस्किल्स, मैलस, इंकस, स्टेप्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अटैच्ड वन अनदर बाय चेन की तरह जुड़ी हुई होती हैं। मैलस जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है एयर ड्रम से कनेक्टेड होती हैं, अटैच्ड होती हैं। और स्टेप्स जो है अटैच होती हैं। अंदर की तरफ एक विंडो होती है, इसे कहते हैं ओवल विंडो। अंदर की तरफ एक विंडो होती है, इसे कहते हैं ओवल विंडो। ठीक है, दो विंडो होती है, एक होती है ओवल विंडो, गोल होती है, एक होता है, और दो विंडो होती हैं। ठीक है, एक ओवल विंडो होती है, एक कॉकलिया। अंदर की तरफ लास्ट पार्ट होता है इनर एयर में कॉकलिया पाई जाती है। ठीक है, ये ऑस्किल्स, एयर ऑस्किल्स क्या करती है, वो साउंड की ट्रांसमिशन के वेव को बढ़ा देती है। ठीक है, मतलब इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देती है। मिडिल एयर से एक ट्यूब होती है जो फेरिंग्स से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है? फेरिंग्स से। ये क्या करती है, ये अंदर मिडिल एयर में प्रेशर को इक्वलाइज बराबर करती है, प्रेशर को बनाए रखती है। ठीक है, दोनों साइड प्रेशर को बनाए रखती है। इनर एयर को हम क्या कहते हैं? लैब्रिंथ कहते हैं। ठीक है, इसमें फ्लूइड फील्ड भरा हुआ होता है, इसे कहते हैं लैब्रिंथ। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है लैब्रिंथ। ठीक है, एक होता है बोनी लैब्रिंथ, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोनी लैब्रिंथ के अंदर, जैसे ये बोनी लैब्रिंथ हो गया, इसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ प्रेजेंट होता है। और जो बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे कहते हैं पेरीलिम्फ। ठीक है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ किससे घिरा हुआ होता है? पेरीलिम्फ से। मतलब जो बोनी लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे कहते हैं पेरीलिम्फ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे कहते हैं एंडोलिम्फ, उसे हम कहते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, अब जो क्वाइल्ड पोर्शन होता है, इसका जो अंदर का क्वाइल्ड पोर्शन होता है उसे हम कॉकलिया कहते हैं। ठीक है, लैब्रिंथ के अंदर का क्वाइल्ड पोर्शन कहते हैं कॉकलिया कहते हैं। क्वाइल्ड पोर्शन इनसाइड द लैब्रिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया। कॉकलिया दो लैब्रिंथ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक होता है, दो मेम्ब्रेन होती है, तीन पार्ट में डिवाइड करती है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कॉकलिया में। ठीक है, एक होती है रीजनर, एक होता है बेसलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पेरीलिम्फ फ्लूइड को, जो पेरीलिम्फ फ्लूइड होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? ऊपर का स्केला होती है, अपर स्केला वेस्टिबुला इसको कहते हैं, पहला पार्ट ऊपर वाला। ठीक है, और सबसे नीचे वाला कहते हैं स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी ये थर्ड पार्ट होती है। ठीक है, थर्ड पार्ट। और बीच वाले पार्ट को कहते हैं स्केला मीडिया कहते हैं। बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्केला मीडिया, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? एंडोलिम्फ कौन सा पार्ट हो गया? ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट हो गया एंडोलिम्फ। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई में ओवल विंडो होती है। ठीक है, और स्केला टिम्पैनी में राउंड विंडो होती है। स्केला टिम्पैनी में राउंड विंडो, और नीचे वाला पार्ट स्केला वेस्टिबुलाई है, तो उसमें ओवल विंडो से कनेक्ट होगी, और स्केला टिम्पैनी किससे? राउंड विंडो से कनेक्ट होगी। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर दो विंडो पाई जाती है। एक होता है ये ओवल, ये राउंड होता है, और ये होता है ओवल। ठीक है, नीचे वाला ओवल विंडो होता है। तो स्टिबुलाई कनेक्ट होगा ओवल विंडो से, टिम्पैनी राउंड विंडो से। अब एक होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या होता है? ऑर्गन ऑफ कोटाई स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर? बेसिलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होते हैं? हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑर्गन कहला रहा है ये ऑर्गन ऑफ कोटाई कहला रहा है। इसके अंदर जो सेल्स हैं इसे हम कहते हैं हेयर सेल्स। इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो सेल्स बने हुए हैं इसे हम कह रहे हैं हेयर सेल्स। ये कहलाते हैं हेयर सेल्स। ठीक है, इनके सेल्स को हम हेयर सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, दैट एट इज ऑडिटरी, ये रिसेप्टर का काम करते हैं कि जो कोई भी आवाज़ आती तो रिसेप्टर ये इसको सिग्नल्स को कैच करते हैं। ठीक है, हेयर सेल्स प्रेजेंट इन द रो। हेयर सेल्स एक रो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किसमें? इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन कोटाई के अंदर। ठीक है,
किस मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं? ये बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर होते हैं, ठीक है। इसका बेस, हेयर सेल का बेस किससे कनेक्ट होगा? बेसिलर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगा, ठीक है। और बेस पे ही एफरेंट नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसके बेस पे ही बेसिलर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, बेस पे ही क्या एफरेंट नर्व फाइबर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अबव द रो ऑफ हेयर सेल्स अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, इस हेयर सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर एयर में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वेस्टिबुलर अपरेटस, जो कॉक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे कहते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस, जो कहाँ होता है? कॉक्लिया के ऊपर, एबव द कॉक्लिया, ठीक है। वेस्टिबुलर अपरेटस तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, एक होता है ओटोलिथ आर्गन। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं और एक चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल, एक होता है ओटोलिथ आर्गन, ठीक है। एक ओटोलिथ आर्गन, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होते हैं। ओटोलिथ आर्गन क्या करता है? ओटोलिथ आर्गन में क्या होते हैं? सैक्यूल होते हैं और यूट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओटोलिथ आर्गन कौन कौन से हैं? सैक्यूल एंड यूट्रिकल्स। जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल कैसे होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। राइट एंगल मतलब एक दूसरे के इस तरह से परपेंडिकुलर, राइट एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे होंगे, ठीक है। ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एट राइट एंगल ऑफ ईच अदर। मेम्ब्रेनस कैनाल जो होती है, मेम्ब्रेनस कैनाल, वो पेरीलिम्फ में सस्पेंडेड होती है, पेरीलिम्फ के द्वारा सस्पेंडेड होती है, मतलब लटकी हुई होती है। इस कैनाल का जो बेस पार्ट होता है उसको स्वॉलन तो से कहते हैं एम्पुला, जिसमें प्रोजेक्शन होता है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। एम्पुला में जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टा एम्पुलरिस, ठीक है। प्रोजेक्शन किस लिए कहते हैं? जिसमें हेयर सेल्स होती हैं, इसलिए क्रिस्टा एम्पुलरिस कहलाता है। सैक्यूल और यूट्रिकल्स में जो प्रोजेक्शन होता है उसे कहते हैं मैकुला, ठीक है। एम्पुला में जो प्रोजेक्शन होगा उसे कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, और जो सैक्यूल्स और यूट्रिकल्स में जो प्रोजेक्शन होगा उसे कहेंगे मैकुला। क्रिस्टा और मैकुला ये रिसेप्टर्स होते हैं जो किसका काम करते हैं? बैलेंसिंग, बॉडी का बैलेंसिंग का काम करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंसिंग का काम कौन करता है? क्रिस्टा एंड एम्पुला। क्रिस्टा एंड एम्पुला बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं। क्रिस्टा होता है, ये एम्पुला का पार्ट होता है, और मैकुला सैक्यूलर यूट्रिकल्स का पार्ट होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात करते हैं। जैसे ही एक्सटर्नल ईयर्स कोई सिग्नल रिसीव करता है, वेव रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव साउंड वेव, तो डायरेक्ट कहाँ करता है? एयर ड्रम में जाके पहुँचाता है। एयर ड्रम में जैसे ही टकराती है वाइब्रेशन जैसे टकराती है एयर ड्रम से, वो उसको रिस्पॉन्स करती है और अंदर की तरफ वेव को पहुँचा देती है। अंदर की तरफ वेव को पहुँचा देती है, कहाँ ट्रांसमिट करेगी? एयर ऑस्किल्स को ट्रांसमिट करेगी, मेलस इनकस स्टेप्स के पास उस वेव को पहुँचा देगी, ठीक है। अब वो मेलस इनकस स्टेप से किधर जाएगा? वो ओवल विंडो से होते हुए, कहाँ से होते हुए? ये याद रखिए, ओवल विंडो से होते हुए कहाँ जाती है? कॉक्लिया के फ्लूइड में चली जाएगी, ठीक है। अब कॉक्लिया का जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो पूरे लिम्फ में क्या करेगा? एक वेव जनरेट कर देगा, जनरेट वेव टू द लिम्फ। पूरे लिम्फ में क्या वेव जनरेट करेगा? इससे क्या होगी? जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो ऊपर की तरफ दबेंगी। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? हेयर सेल्स है, ठीक है, हेयर सेल्स प्रेजेंट है। जैसे बेसिलर मेम्ब्रेन ऐसे हिलती है, ऊपर की तरफ दबती है, तो हेयर सेल्स भी अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं। हेयर सेल्स क्या होंगे? बेंड हो जाएंगे, क्योंकि वो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि टेक्टोरल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन दोनों मिलाकर हेयर सेल्स को बेंड करती हैं, ठीक है। हेयर सेल बेंड हो जाती है, जिससे क्या होता है? एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। नर्व इम्पल्स जनरेट होगा क्योंकि एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट जो है नर्व फाइबर, वो बेसिलर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है, और हेयर सेल से कनेक्टेड है। एफरेंट नर्व सेल्स किससे कनेक्टेड है? हेयर सेल से। तो ये जो इम्पल्स जनरेट होगा, ये डायरेक्ट हेयर सेल के बेंड होने से जो इम्पल्स जनरेट हुआ है, वो एफरेंट न्यूरॉन से वो सीएनएस में चला जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिट कर देगा,
ठीक है। एफरेंट फाइबर डायरेक्ट ऑडिटरी नर्व्स को ट्रांसमिट कर देगा कहाँ, कॉर्टेक्स में। ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स कहाँ का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, जो उस इम्पल्स को एनालाइज करेगा और साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा।